हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका। आज 16 दिसंबर की कुछ दुनिया की खबरें उसके आप मैं बताने वाला हूँ मैं। तो पहली खबर आ रही है, इजरायली सेना ने कहा है कि गलती से उसने 3 बंदूकों की हत्या कर ली है। तो ये जो घटना है ये सजीया में बताई जा रही है, जो नॉर्थन गाजा का हिस्सा है। तो वहाँ पर ये 3 हॉस्टेजेस थे। ये इसराइल के व्यक्ति थे, इनको जिनको हमास ने अगवा कर लिया था 7 अक्टूबर के दिन। तो ये जो लोग थे, इनको हमास ने अगवा कर रखा था। तो ये इन तीनों लोगों को इसराइल सेना ने हमास का मेंबर समझ के इनकी हत्या कर ली, जबकि ये थे इसराइल के ही थे ये। और इसराइल की सेना ने गलती से इनके ऊपर हमला किया है। तो इसराइल की सेना का स्टेटमेंट आया, उसने कहा है कि हम बहुत दुख की बात है कि ये जो हमारे 3 नागरिक थे, इनको हमने गलती से हमास का टेररिस्ट समझ के इनके ऊपर गलती से हमला कर दिया। बात की जाए कि ये जो 3 है, ये माना जा रहा है कि हमास से ये तो उसकी कैप्टिविटी से तो भाग गए थे, या फिर हमास ने इनको छोड़ दिया था। इजराइल सेना को उम्मीद नहीं थी कि उनको बीच रास्ते में ये 3 लोग दिख जाएंगे। तो इस वजह से उन गलत फहमी में आके इसराइल ने इनको हमास का मेंबर समझ लिया। खास बात यह है कि अभी तक लगभग 140 हॉस्टेजेस हमास के पास है। उनमें से 140 में से हमास ने कहा है कुछ की मौत हो चुकी है। तो 140 हॉस्टेजेस जो अभी बचे हुए हैं, उनमें या तो सिपाही है या तो पुरुष है। जो महिला और बच्चे थे हॉस्टेजेस, उनको हमास ने पिछले दिन छोड़ दिया था। तो जैसे जैसे मिलिट्री कार्रवाई इसराइल सेना कर रही है यहाँ पर, तो एक खतरा ये भी बना हुआ है कहीं इस मिलिट्री कार्रवाई में कुछ हॉस्टेजेस को नुकसान ना हो जाए, जैसे कल हुआ है। आगे बढ़ते हम। कल जो यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग थी ब्रसेल में, तो ब्रसेल में 2 दिन की ये वार्ता थी। पहला दिन परसों के दिन था, दूसरा दिन कल हुआ। तो कल जो बजट के ऊपर कुछ वोटिंग हुई थी, और उसमें यूक्रेन को लेकर भी पैसे की डिमांड की गई थी। जैसे यूरोपियन यूनियन चाहते कि 50 बिलियन यूरो यूक्रेन को सैनिक सहायता के लिए भेजा जाए, या फिर आर्थिक सहायता के लिए। लेकिन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने इसमें वीटो लगा दिया है। अब ये जो अगले महीने जनवरी के महीने में अब इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा है कि हम इस में तब तक वीटो नहीं हटाएंगे जब तक हमारा जो पैसा अभी तक फंसा हुआ है यूरोपियन यूनियन में। हंगरी का लगभग 30 बिलियन यूरो अभी तक यूरोपियन यूनियन में फंसा हुआ है। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि पैसा हम तभी हंगरी को देंगे जब हंगरी कुछ रिफॉर्म करेगा, जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म या फिर दूसरे फिस्कल रिफॉर्म, मीडिया, प्रेस फ्रीडम। जब तक हंगरी में नहीं मिलेगी तब तक ये पैसा भी हंगरी को नहीं मिलेगा। ये यूरोपियन यूनियन ने पिछले कई सालों से उस हंगरी का पैसा भी रखा हुआ है अपने पास, ब्लॉक किया हुआ है। तो हंगरी चाहता है कि ये पैसा उसको मिल जाए। तो हंगरी इस ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि ये पैसा जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के सदस्य के रूप में भी नहीं बनाऊंगा, उसको स्वीकार नहीं करूंगा। और दूसरा, मैं यूक्रेन को आर्थिक जो पैसा है वो भी नहीं भेजूंगा। अगर बात की जाए, जो परसों के दिन पहले दिन मीटिंग हुई थी, उसमें जो विक्टर ऑर्बन ने यूरोपियन यूनियन में जो एडमिशन यूक्रेन चाहता है अपने के लिए, यानी यूक्रेन चाहता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, तो उसमें भी उन्होंने धमकी दी थी परसों के दिन वीटो लगाने की। हालांकि वो बाद में अब्सटेन हो गए। जब वोटिंग का समय आया तो वहाँ से उठ के चले गए वो। तब जाके वो जो पास हो पाया बिल, वो यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में। तो परसों के दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए थी। यूक्रेन की जो पहली उसकी बाधा थी यूरोपियन यूनियन में एडमिसिबिलिटी के लिए, वो बाधा पूरी हो गई है। अब उसको आने वाले कुछ महीने में उसको कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे यूक्रेन को, फिर कुछ साल लगेंगे। और लगभग 5-6 साल का टाइमलाइन बताया जा रहा है। अगर ये सब चीज़ ठीक चला तो यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है आने वाले लगभग 5-6 सालों में। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, ये जो कल के दिन जहाँ पर वोट हुआ था, वो हुआ था मिलिट्री सहायता के लिए। यानी जो यूक्रेन है उसको लगभग 50 बिलियन यूरो भेजना है पैसा, ताकि उसको मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और साथ में जो आर्थिक सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो कल के दिन वाले में जो विक्टर ऑर्बन से भी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कल के दिन भी अब्सटेन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कल के दिन वो उन्होंने वीटो लगा दिया इसमें, जो कि उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि हम इसको वीटो तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारा जो पैसा है हमको वापस नहीं मिल जाएगा। हालांकि जनवरी में इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी, और जनवरी में माना जा रहा है कि ये अगर फिर से विक्टर ऑर्बन अगर इसमें वीटो लगा देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे जो यूरोपियन देश है वो अपने पर्सनली वो पैसा जमा करके वो यूक्रेन को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कल के दिन जो विक्टर ऑर्बन ने जो डिसीजन लिया था, जिसके तहत उन्होंने वीटो लगा दिया था यूक्रेन में जो सहायता के ऊपर, तो उसके ऊपर फ्रेंच राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि जो विक्टर ऑर्बन है उनको यूरोपियन यूनियन को हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए, और काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल एमेनुअल मैक्रोन ने किया विक्टर ऑर्बन के लिए। उन्होंने ये कहा है कि विक्टर ऑर्बन की इस तरह का जो वो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, और इससे हो ये रहा है कि 27 देशों का पूरा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, और वो एक देश की वजह से पूरा हॉस्टेज बन गया है इस समय। अगर बात की जाए विक्टर ऑर्बन के ही संदर्भ में, तो विक्टर ऑर्बन के जो उनकी रणनीति है, उस रणनीति को कई कई जो इस एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये विक्टर ऑर्बन की ये रणनीति एक प्रैग्मेटिक नीति है, यानी कि वो अपने देश के लिए सही कर रहे हो। उनके देश का पैसा इस समय फंसा हुआ है यूरोपियन यूनियन, लगभग 30 बिलियन यूरो, तो अपने पैसे को लौटाने के लिए वो इस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पक्ष दूसरा ये भी है कि विक्टर ऑर्बन और रशिया के संबंध, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे हैं विक्टर ऑर्बन के संबंध। और अभी मार्च के समय में चाइना में मीटिंग हुई थी, उसमें विक्टर ऑर्बन ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हाथ भी मिलाया था। तो जो हंगरी का अगर देखा जाए, तो हंगरी कोई बड़ा देश नहीं है अगर यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में देखा जाए, और उसका जो मेंबरशिप हंगरी को भी अभी लगभग 20-30 साल पहले ही मिली थी। तो हंगरी इतना छोटा सा देश जो उसने यूरोपियन यूनियन को जो उसने हॉस्टेज बना रखा है, तो उसके संदर्भ में हम ये देखेंगे आगे कि विक्टर ऑर्बन क्या क्या यहाँ पर बाधा डाल सकते हैं, और उन्होंने पहले क्या बाधा डाली है। विक्टर ऑर्बन की बात की जाए, तो जब से लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन में, तब से उन्होंने समय समय में यूक्रेन को मदद देने के ऊपर उन्होंने वीटो लगाते रहे, और आगे भी वो लगा सकते हैं जब मेंबरशिप यूक्रेन को ऊपर आएगा। मेंबरशिप के ऊपर अभी काफ़ी सारे वोट होने हैं, तो उसमें भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, कोई भी अगर मेंबर यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है, तो दूसरे देशों के पास बहुत चांसेस होते हैं कि वो बाधा डाल सकते हैं। जैसे हंगरी अगर चाहे तो बाधा आगे भी डाल सकता है यूक्रेन के लिए। और यूरोपियन यूनियन का ऐसा है कि उसमें 27 के 27 देशों को तैयार होना चाहिए, तभी कोई भी देशों को एंट्री मिल सकती है उसके अंदर। तो यूक्रेन जब तैयार हो जाएगा उसको यूरोपियन यूनियन के लिए, तो सभी देशों के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इसका प्रपोजल भेजा जाएगा, और किसी भी देश की पार्लियामेंट ने अगर इसमें इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर यूक्रेन को सदस्यता नहीं मिल पाएगी यूरोपियन यूनियन में। तो इस समय जो सबसे बड़ा बाधा पैदा कर रहा है वो है हंगरी। हंगरी इस समय यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी बाधा तैयार कर रहा है। उसके दो पर्पस है हंगरी के। पहला पर्पस तो ये है उसका कि उसका जो पैसा फंसा हुआ है उसको छुड़ाना चाहता है। दूसरा पर्पस हंगरी का ये है कि उसके जो संबंध रसिया के साथ है, तो वो रसिया के संबंधों का भी असर देखने को मिल रहा है। और रसिया ने भी कल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने विक्टर ऑर्बन की तारीफ की है, जो रसिया के स्पोक पर्सन है, और कहते हैं कि विक्टर ऑर्बन इकलौते यूरोपियन नेता है जो अपने देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं और उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो विक्टर ऑर्बन आने वाले समय में रसिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन नीदरलैंड में हुआ है, तो नीदरलैंड में भी एक फार राइट पार्टी गवर्नमेंट में आ चुकी है। गेरट विल्डर्स प्रधानमंत्री अगर नीदरलैंड के बन जाते हैं, तो उन्होंने कह रखा है कि हम यूक्रेन को आर्थिक सहायता नहीं करेंगे। तो फिर हंगरी को एक अपना दोस्त मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो फिर और ज़्यादा ये बाधा पैदा हो सकती है। और खतरा ये है कि यूरोपियन यूनियन के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। अभी तो लगभग एक ही देश है जो यहाँ पर बाधा पैदा कर रहा है, लेकिन अगर नीदरलैंड भी जुड़ जाता है और उसके बाद दूसरे जगह भी इलेक्शन है, तो वहाँ पर भी कोई फार राइट गवर्नमेंट अगर बन जाती है, तो फिर यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और यूरोपियन यूनियन के खुद के अस्तित्व के ऊपर एक सवाल चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अभी गयाना और वेनेजुएला से खबर आ रही है। दोनों ही देशों के जो नेता है, यानी जो गयाना के प्रधानमंत्री है इरफान अली, और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है मदुरो, इन दोनों ने वार्ता की है, और वार्ता कल के दिन हुई है। इसमें दोनों ही देशों के नेताओं ने ये अपील की है एक दूसरे को, एक कॉन्फिडेंस भी एक दूसरे के ऊपर दिखाए कि हम एक दूसरे को के साथ संबंधों को अच्छे बनाए रखेंगे और कोई लड़ाई नहीं करेंगे। अभी हुआ ये था कि जो वेनेजुएला है उसने लगभग 2 हफ्ते पहले एक रेफरेंडम रखा था, जिसमें जो गयाना का क्षेत्र है इसीबी को जिसको कहा जाता है, और वो गयाना का लगभग 2/3 क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र इस समय डिस्प्यूटेड है। उसको उसके ऊपर वेनेजुएला क्लेम करता है उस क्षेत्र को। हालांकि अभी वो गयाना के पास है, लेकिन वेनेजुएला कहता है कि ये
जब स्पेनिश कॉलोनियल शासन था यहाँ पर, तो ये हमारे पास हुआ करता था। इसको ज़बरदस्ती हमसे 1899 में ले लिया गया। तो वेनेजुला ने इसी के ऊपर रेफरेंडम किया था, जिसमें उसने अपने जनता से पूछा था क्या ये क्षेत्र दोबारा से वेनेजुला में मिला देना चाहिए। तो जनता ने उसमें बहुत बड़ी मात्रा में यस का उसने जनता ने चुना, और जो वेनेजुला सरकार है उसने फिर यहाँ पर काफ़ी कदम उठा दिए थे। उसने इस क्षेत्र को कहा था कि ये जो स्कूल की किताबें हैं और जितने भी मैप अब वेनेजुला के छपे जाएंगे आने वाले समय में, तो उन सब में वेनेजुला के नक्शे में इस इसेबेको को दिखाया जाएगा। और साथ में उसने इधर के जो नागरिक है इसेबेको के, उनको अपने देश की नागरिकता दे दी थी। साथ में उसने इस क्षेत्र के लिए एक मिलिट्री यूनिट भी बनाई थी। तो ऐसा लग रहा था कि वेनेजुला इस क्षेत्र में कार्रवाई कर सकता है और इसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन अभी तक वेनेजुला ने ऐसा कदम नहीं उठाया, और गयाना की जो सरकार थी वो भी तनाव में आ गई थी। जैसे कि वेनेजुला की सरकार के जो कदम दिख रहे थे उसके लग रहा था कि वेनेजुला कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। अब गयाना और वेनेजुला की सरकार आपस में बातचीत करेगी, और ये फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत होगी। दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तय करेंगे कि इस इसेबेको के ऊपर क्या करना आगे। अभी ये मामला आईसीसी में है, और आईसीसी कोर्ट में ये चल रहा है, और आईसीसी आने वाले सालों में इसके ऊपर डिसीजन भी दे सकता है। लेकिन वेनेजुला ने रेफरेंडम में ये साफ कर दिया है कि वो आईसीसी का इसमें जजमेंट नहीं मानने वाला है। फिलहाल देखना पड़ेगा क्या ये वेनेजुला की कोई चाल हो सकती है कि वो यहाँ पर तैयारी कर रहा होगा मिलिट्री कार्रवाई करने की, लेकिन वो साथ में डिप्लोमेटिक भी काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो दो तरीके यहाँ पर अपनाना चाह रहा है। वेनेजुला में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन है इस समय, और वहाँ के पास चुनाव भी होने वाले अगले साल। तो जो राष्ट्रपति मदुरो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेफरेंडम कराया था, और साथ में उन्होंने जो भी वो नेशनलिस्टिक बातें कर रहे हैं तो उससे वो अपना वोट बेस को बढ़ाना चाहते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र में जो तनाव है क्या वाकई में जो मीटिंग है उसके बाद ये तनाव की स्थिति में कमी आएगी, या फिर वैसे का जैसा का तैसा ही बना रहेगा। केनिया से खबर आ रही है, केनिया में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी। इसको इसके ऊपर पत्थर मार के इसकी हत्या कर दी थी। और ये जो खबर आ रही है ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो महिला के जेनिटल होते हैं उसको ब्लेड से उसको काट दिया जाता है, और ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और यहाँ पर इसको पालन किया जाता है। तो जो सरकार है वो महिला को इस प्रोसेस से बचाने के लिए उनको हॉस्पिटल में भेज देती है, यानी महिलाओं को जिनके साथ ये प्रोसेस की जाती है तो उन महिलाओं को बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है इसको भी हॉस्पिटल में था, ये निगरानी कर रहा था महिलाओं की जो यहाँ पर इलाज करा रहे थे। तो उसी दौरान यहाँ पर भीड़ जुट गई थी हॉस्पिटल में, और इस पुलिस ऑफिसर ने महिलाओं को बचाने के लिए अपनी जान इसने दांव में लगा दी, और जो पब्लिक है उसने इस पुलिस ऑफिसर को पत्थर मार मार के इसकी हत्या कर दी। जहाँ तक बात की जाए फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन आखिरकार होता ही ये है जो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। लेकिन ये जो सोसाइटी है काफ़ी जो ग्रामीण इलाके अफ्रीका में वहाँ पर ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है। कहा जाता है अगर फीमेल के साथ ये जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाए तो जो फीमेल है वो अपने पति की बातों को मानती है, और ये एक माना जाता है ये फीमेल जेनिटर जो अगर कोई करा देगा तो उसको एड्स की बीमारी भी नहीं होगी, ऐसे भी कहा जाता है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन इसको बड़े पैमाने में अफ्रीका के देशों में किया जाता है। सरकार ने महिलाओं को इससे बचाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चला रखे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले ऐसी एक डॉक्टर की हत्या कर ली गई थी। तो ये जो अफ्रीका के देशों में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है ये बहुत गंभीर समस्या है, और काफ़ी महिलाओं को जिनके साथ ये होता है उनको उनकी मौत भी हो जाती है कई बार, तो जिनके जेनिटल में प्राइवेट पार्ट में जिनको ब्लेड लगाई जाती है। तो जो एक्टिविस्ट है वो कह रहे हैं कि हमको अगर ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है तो हमें जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी, यानी समाज को समझाना होगा कि ये जो जेनिटल म्यूटिलेशन है ये महिला की सेहत के लिए ख़राब होता है, और इसमें जो सोसाइटी की एक धारणा है कि इससे महिलाएं अपने पति की बातें मानती है फिर उनको एड्स की बीमारी नहीं होती है, तो ये गलत धारणा है। और सोसाइटी में जब तक हम इसको सैनिटाइज नहीं करेंगे सोसाइटी को तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेगी। यूके में खबर आ रही है, यूके में जो प्रिंस हैरी है उनको उन्होंने कुछ 1 डेढ़ साल पहले एक केस फाइल किया था जिसमें वो मिरर एमजीएम यानी मिरर ग्रुप ऑफ पब्लिशर के खिलाफ वो
केस था और केस में उन्होंने हैकिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि ये जो मिरर न्यूज़पेपर है इसने कई साल पहले मेरी हैकिंग की थी, यानी मेरे को उसने इंटरसेप्ट किया था। मैं जहाँ भी जाता था वो मेरे इंटरसेप्टिंग करती थी और मेरे बारे में पता लगा देते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। ये ज़बरदस्ती मेरे पूछे बिना मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। कई बार तो ये मेरे गाड़ी में इन्होंने ऑडियो डिवाइस लगाए रहता था, जिससे मैं जो भी बोलता था वो इनको पता लग जाता था। इन्होंने कई अंडर कवर एजेंट मेरी निगरानी के लिए रखे हुए थे। मैं जहाँ जाता था इनको पता लग जाता था। तो इससे मुझे मेरी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हुआ है। तब जाके ये केस प्रिंस हैरी ने फाइल किया था और इसमें कल डिसीजन आ गया है। और इस डिसीजन में कहा गया है, जज ने कहा है कि उन्होंने ये हैरी का जो आरोप है उसको सही ठहराया और कहा कि हैरी को लगभग 100 मिलियन स्टर्लिंग का कंपनसेशन मिलना चाहिए। बात की जाए फ़ोन हैकिंग, ये टेक्नोलॉजी 1998 से अपनाई जाने लग गई थी और 2011 तक इसको धड़ल्ले से अपनाया जाता था। केवल प्रिंस हैरी की बात नहीं है, इसके अलावा दूसरे जो सेलिब्रिटीज़ है उनको निशाना बनाया जाता था। और इससे जो न्यूज़पेपर है वो गैरकानूनी तरीके से जो सेलिब्रिटीज़ है उनके बारे में पता लगाते थे कि सेलिब्रिटीज़ क्या क्या कर रहे हैं और उस खबरों को न्यूज़पेपर में छापते थे। उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उनको पब्लिश किया जाता था बिना उनसे पूछे हुए। तो ऐसे ही केस प्रिंस हैरी के साथ हुआ है। और प्रिंस हैरी एक पहले ऐसे रॉयल है जो कोर्ट में पेश हुए थे 130 साल बाद। वो पिछले कुछ महीने में उन्होंने विटनेस कोर्ट, जब वो पेशी हुई थी उनकी कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने ये बातें की थी कि ये जो हैकिंग है इसकी वजह से मेरे साथ काफ़ी गलत चीज़ें हुई है। जैसे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ मेरा जो संबंध टूटा है वो इसी हैकिंग की वजह से टूटा। जो मेरे बारे में खबरें चलाई जा रही थी उससे मेरे संबंध बिगड़ गए थे। कई अपने जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ तो बिगड़े, लेकिन जो मेरा भाई है उसके साथ भी मेरे संबंध बिगड़ गए थे। उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरसेप्शन है इसके वजह से मेरे को बचपन से ही निशाना बनाया जाता था और कभी भी मेरे को इन्होंने शांति से रहने नहीं दिया। ये जो न्यूज़पेपर है, अगर बात की जाए तो हैरी ने जो कोर्ट में कुछ एडिटरों के ऊपर आरोप लगाए थे, जिसमें पियर्स मॉर्गन एक उस समय मिरर के वो 2002 के समय 2002 से 2010 तक वो मिरर के एडिटर रहे थे, पियर्स मॉर्गन। तो पियर्स मॉर्गन के ऊपर जो हैरी है उन्होंने कहा है कि ये जो पियर्स मॉर्गन है इसको पता था कि हैकिंग हो रही है, लेकिन इसने हैकिंग को चालू रखा और हैकिंग की रोकने की उसने कोशिश नहीं की। पियर्स मॉर्गन का स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा कुछ हैकिंग नहीं की। जब तक मैं एडिटर था तब तक कोई हैकिंग की घटना न्यूज़पेपर में के अंदर नहीं हुई है। और जो ये प्रिंस हैरी ये गलत आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। अगर बात की जाए ये जो हैकिंग केस है ये बहुत वाटर साइड मोमेंट बताया जा रहा है ये ब्रिटेन के जो मीडिया के ऊपर। और कहा जा रहा है कि अभी तक जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स है वो मीडिया के ऊपर ऐसे कुछ केसेस नहीं लगाते और वो मीडिया के साथ वो ज़्यादा मुंह मुंह बोली भी बात नहीं करते। जैसे मीडिया को वो एक तरह से उनके जो भी खबरें छपती है तो उसमें ज़्यादा वो आवाज़ नहीं उठाते रॉयल फैमिली। लेकिन जब से प्रिंस हैरी ने पहले ऐसे रॉयल बने हो जिन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लिया है और मीडिया जो न्यूज़पेपर मीडिया है उसने जिस प्रकार से डायना जो उनकी माता थी उसको भी परेशान किया था और उसकी वजह से डायना की मृत्यु भी हो गई थी। तो जो प्रिंस हैरी है वो नहीं चाहते कि उनके साथ दोबारा से ऐसी कोई घटना हो। तो प्रिंस हैरी ने ये केस फाइल किया था और ये केस में उनको कल के दिन तो उनको जीत मिल गई है। लेकिन अभी उन्होंने 2-3 केस और फाइल कर रखे जिसमें वो दूसरे न्यूज़पेपर के ऊपर है, जैसे डेली मेल। वो केस भी अभी उसकी सुनवाई होने वाली है। तो जिस तरह से प्रिंस हैरी को कल सफलता मिली है तो उनका स्टेटमेंट में प्रिंस हैरी ने कहा है कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसको हमको और आगे ले जाना है और हमको ब्रिटेन के लोगों को उनकी प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए जो भी हमको कदम है उठाने चाहिए। यूएस मिलिट्री को लेकर एक खबर है। यूएस मिलिट्री का एक वहाँ पर ट्रेनिंग चली है, हवाई के क्षेत्र में चली है ट्रेनिंग। हवाई एक अमेरिका का ये राज्य है और ये पैसिफिक में बसा हुआ राज्य है। तो ये हवाई के जो ज्योग्राफी है कुछ जंगलों से भरा हुआ राज्य है ये। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र में मिलिट्री ने इसको अपने अधीन ले रखा है। इस हवाई के लगभग 80% क्षेत्र में मिलिट्री के पास ये ज़मीन है हवाई की। तो यहाँ पर मिलिट्री
ये उनका यहाँ पर उन्होंने कई अड्डे बना रखे हैं, तो अड्डे में उन्होंने यहाँ सेना रखी रहती है और साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती रहती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिका की फर्स्ट जंगल ट्रेनिंग स्कूल है हवाई में। तो हवाई में आजकल काफ़ी तेज़ी से ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग में जो रिक्रूटर आ रहे हैं तो उनको जंगल वारफेयर के बारे में समझा जा रहा है। और ख़ासतौर में अमेरिका में अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देने लग गए वो जंगल वारफेयर। और ख़ासतौर में अगर ईस्ट एशिया के क्षेत्र को देखा जाए, जिसमें फ़िलीपींस, चाइना, जापान, तो उनकी ज्योग्राफी को ध्यान में रख के ये ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि जो चाइना है वो हो सकता है ताइवान को कब्जे में करने के लिए वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका को आना पड़ेगा। और अमेरिका उसी की अभी प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर उसको ऐसा मौका आता है कि उसे ताइवान में जाना भेजना पड़े अपनी सेना, तो वहाँ पर ज्योग्राफी किस प्रकार से होगी, तो उसी ज्योग्राफी को हवाई में आजमाया जा रहा है। हवाई की ज्योग्राफी और ताइवान की ज्योग्राफी लगभग मिलती जुलती है। ताइवान भी जंगलों से घिरा हुआ है और जो हवाई है वो भी जंगलों से घिरा हुआ है। तो ये जो ट्रेनिंग है वो इसी को ध्यान में रख के हो रही है। तो जो यहाँ पर रिक्रूटर है तो उनको काफ़ी उनकी हार्श ट्रेनिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से नदियों को पार करना है, किस तरह से आपको जो बारिश काफ़ी होती है इस इलाके में, तो बारिश को ध्यान में रखते हुए कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ हो रही है। और ख़ासतौर में यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, किंग कोबरा रहते हैं यहाँ पर, तो उनसे कैसे निपटना है। तो ये सब चीज़ें जो अमेरिका के रिक्रूटर है उनको सिखाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो इसराइल की हॉस्टेजेस बनाए गए थे हमास ने, लगभग 240 इसराइली नागरिकों को उसने कब्जे में ले लिया था। तो उसको गाजा उन लोगों को गाजा के अंदर रखा हुआ था। तो एक महिला है जिनको पिछले कुछ दिनों में छोड़ दिया गया था हमास द्वारा, जब पीस ट्रीटी चली थी, यानी जब सीज फायर हो रखा था, तो उस समय ये महिला को हमास ने छोड़ दिया था। अब ये इसराइल पहुंच चुकी है। इसका नाम है चैन गोल्डस्टीन ये महिला है, और लगभग 40 साल की इसकी उम्र है। तो हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इसके घर में हमला किया था, और इसके जो पति है उसकी हत्या कर ली थी, और इसकी जो बड़ी बेटी है उसकी भी हत्या कर ली थी। और ये जो महिला है और इसकी 3 बेटी, तो उनको हमास ने अगवा कर लिया था, और अगवा करके इनको गाजा के अंदर रख रखा था। तो ये महिला कहती है आगे कि जो हमको बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई, जैसे कि हमको कभी हमारा टाइम पास नहीं होता था तो हमको किचन में ले जाया जाता था और हमको बताया जाता था कि जो गाजा के लोग जो कि जिस प्रकार से खाना बनाते हैं वो तरीका हमको बताया जाता था। तो हमको हमारे साथ, तो हमारे जो परिवार है उसके साथ तो अच्छा सलूक हुआ है, ये महिला बार बार ये कह रही है। और एक महिला ये भी कह रही है, ये जो महिला है ये कहती है कि हम जब हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि हम रात का समय था और हमको सड़क में हम थे, और सड़क में क्या हुआ कि ऊपर एरोप्लेन आ गया था सड़क के बिल्कुल, और उस एरोप्लेन से लेज़र लाइट दिख रही थी, मतलब वो लेज़र लाइट ग्राउंड की तरफ आ रही थी एरोप्लेन से। तो महिला कह रही थी कि ये जो हमास के फाइटर हैं इन्होंने हमको दीवार से चिपटा दिया और कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो देश है इसराइल, वो हमको बचाने के लिए एरोप्लेन से वो लेज़र लाइट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कितनी विडम्बना है कि हम इस समय हमास की गिरफ्त में, हम सब कुछ देख सकते हैं, इसराइल के हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जान को बचाने के लिए उनसे मदद नहीं मांग सकते। बहुत ज़्यादा दूर है एरोप्लेन, वो हमको नहीं देख पाएंगे, और साथ में अगर देख भी लिया तो हमास के फाइटर हमको उसी समय गोली से मार देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी इसराइल की यात्रा में अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवन, वो जा रखे। तो जेक सुलिवन इसराइल में उनकी जो यात्रा बताई जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जेक सुलिवन ने यहाँ पर इसराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत करनी है, और उनको अमेरिका का पक्ष सामने रखना है, और कहना है कि जो जो आपका ये लड़ाई है आप इसको आप दूसरे फेज़ में ले जाइए। दूसरे फेज़ में ये होना है कि जो एयर स्ट्राइक है वो बंद होनी चाहिए, यानी जो बमबारी है वो बंद होनी चाहिए। अब उससे पहले ही नुकसान हो चुका है काफ़ी। अब जो दूसरे फेज़ में जो एलीट कमांडो होंगे वही कार्रवाई करेंगे गाजा में, और वो उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो हमास को ख़त्म करने की, उन्हीं के पास ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये अमेरिका का पक्ष है। अमेरिका ने ये चीज़ पहले ही कह दी थी कि जो ये सिविलियन लोग हैं इनकी
एयर स्ट्राइक से मौतें हो रही है, तो एयर स्ट्राइक जब तक होती रहेगी तब तक सिविलियन लोगों की जान का नुकसान है। और ख़ासतौर में साउथ गाज़ा जो इस समय पहली आबादी से भरपूर तरीके से भरा हुआ है, तो वहाँ पर एयर स्ट्राइक जहाँ पर भी होगी तो हज़ारों लोगों की मृत्यु होने के चांसेस है। तो अमेरिका इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसको अब एयर स्ट्राइक बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसराइल अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जेक सुलिवन कल गए तो उन्होंने इसराइल को ये चीज़ बताई होगी कल के दिन कि आपको ये जो सेकंड फेज़ है अब लड़ाई का, उसमें अब आपको शिफ्ट होना चाहिए। बात की जाए, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन उन मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने क्या बातचीत की है नेतन्याहू के साथ। तो जेक सुलिवन ने कहा है कि हमने हमने बात की है, उनको हमने जो भी बात की है हमने बता दिया है, लेकिन हम जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हो कि अमेरिका तय कर रहा है कि इसराइल को किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, वो गलत है। हम इसराइल को कंट्रोल नहीं करते और हम नहीं बताते इसराइल को कि उसको किस प्रकार से कहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए। हम जाहिर सी बात है, हम इसराइल के पार्टनर हैं, तो हम जगह जगह में समय समय में इसराइल को सलाह देते रहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन हम ऑर्डर नहीं देते इसराइल को। हम सलाह देते हैं, हम ऑर्डर नहीं देते हैं। अगर जेक सुलिवन की बात की जाए तो उन्होंने कल ही के दिन वो वेस्ट बैंक भी गए थे। वेस्ट बैंक में उन्होंने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उनके साथ बातचीत की थी। तो मोहम्मद अब्बास के साथ उनकी बातचीत में उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत बताई जा रही है। और मोहम्मद अब्बास ने कहा है जेक सुलिवन को कि ये जो इसराइल यहाँ पर गाजा में कार्रवाई कर रहा है वो वार क्राइम है, और इसराइल की जो कार्रवाई है उसको बंद कर देना चाहिए, यहाँ पर सीज़ फायर लागू होना जाना चाहिए। तो जेक सुलिवन की जो यात्रा है उसमें दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो इसराइली पक्ष है उसको बताया जा रहा है कि ये जो लड़ाई है अब इसको दूसरे फेज में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए। दूसरा पक्ष फ़िलिस्तीनी पक्ष है जिसमें मोहम्मद अब्बास को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मोहम्मद अब्बास की। और मोहम्मद अब्बास को बातचीत से समझाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर गाजा में हमास को ख़त्म कर दिया जाता है तो गाजा में फिर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार आ सकती है। तो उसके लिए मोहम्मद अब्बास को तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी सैटेलाइट इमेज से कुछ दृश्य देखने को मिले। ये गाजा में सैटेलाइट इमेज से देखने को मिल रहा है कि जो गाजा की जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर इसराइल ने अपने जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको तैनात कर रखा है। तो लगभग 9 कब्रिस्तानों को इसराइल ने यहाँ पर तोड़ फोड़ करके वहाँ पर अपने टैंक को या फिर दूसरी गाड़ियों को वहाँ पर पार्किंग में लगा रखा है। तो अगर बात की जाए, लड़ाई में अगर कोई भी किसी भी धर्म की जो स्पेशल प्लेसेस है अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उनको गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है तो इसको वार क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसराइल जिस तरह से उसने यहाँ पर माना जा रहा है कि ये गैरकानूनी है। इसराइल जो ये जो कब्रिस्तान है उनको सैन्य पर्पज़ से जो इस्तेमाल कर रहा है वो गलत बताया जा रहा है, वो गैरकानूनी बताया जा रहा है उस चीज़ को, और पोटेंशियल ये वार क्राइम की कैटेगरी में से रखा जा रहा है। बेल्जियम से खबर आ रही है। बेल्जियन सेकेंड वर्ल्ड वार का जब समय था तो उस समय बेल्जियम में नाजीज़ का कैप्चर था इस इलाके में, यानी नाजीज़ की सरकार थी बेल्जियम में। तो उस समय जो बेल्जियम की रेलवे थी तो उस रेलवे में लगभग 28,000 से ज़्यादा जूइश लोगों को ज़बरदस्ती बेल्जियम से निकाल के उन्हें ऑस्विस में ले जाया गया। ऑस्विस पोलैंड में एक जगह है जहाँ पर जूइश लोगों की हत्या की जाती थी वहाँ पर। तो बेल्जियम के जो जूइश थे उनको ज़बरदस्ती रेलवे में बिठा के उनको पोलैंड भेजा जाता था जहाँ उनको गैस चैम्बर में उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये जो बात पता चली है वो कल एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट को सीनेट ने इसको 2022 में गठन किया था इस कमेटी का। तो कमेटी ने रिपोर्ट जारी की है कल के दिन। जो बेल्जियम रेलवे उसने फ़ायदा कमाया था, यानी नाजीज फ्री में नहीं करते थे ये चीज़ें। नाजीज बेल्जियम के रेलवे को पैसा देते थे। तो लगभग कई $100 मिलियन ये रेलवे बोर्ड को मिला था पैसा, और रेलवे के बोर्ड के किसी मेंबर ने इसका विरोध भी नहीं किया था। जब नाजीज से ज़बरदस्ती ज्यूइश को यहाँ से ले जाए जा रहे थे तब जो बेल्जियम में जितने रेलवे बोर्ड मेंबर है किसी ने विरोध नहीं किया था। तो ये रिपोर्ट से पता चली है। अगर बात की जाए तो इससे पहले भी 2003 में एक रिपोर्ट बिठाई गई थी, तो उसमें भी कुछ पता लगा था कि वो रिपोर्ट
उसके ऊपर थी, यानी जो कमेटी थी जिसने रिपोर्ट बनानी थी, तो उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि जब नाजीज का यहाँ पर कब्जा था बेल्जियम में, तो उस दौरान नाजी ने क्या क्या वार क्राइम किए, तो उसके ऊपर रिपोर्ट थी। तो उस रिपोर्ट में केवल एक चैप्टर ही रेलवे के लिए ऊपर था। तो रेलवे को समझने के लिए, रेलवे की जो जिम्मेदारी है उसको समझने के लिए एक दोबारा रिपोर्ट बनाई गई जो 2022 में सीनेट ने जिसको रिकमेंडेशन दिया। तो तब जाके एक साल में रिपोर्ट तैयार हो गई, अभी कल के दिन आई है। तो इस रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया कि कितने लोगों को भेजा गया, 28,000 लोगों को, ज्यूइश लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से ऑस्विस भेजा गया। और साथ में ये भी बताया गया कि लगभग 100 मिलियन यूरो का जो पैसा कमाया था रेलवे ने उस दौरान, ये नाजीज के द्वारा। रेलवे ने अपना स्टेटमेंट कल के दिन जारी किया। उसने कहा है कि हमको दुख है, ये जो जो पास्ट में हुआ है इस काम में हम माफ़ी मांगते हैं अपनी तरफ से। और हो सकता है कि आने वाले दिन में जो रेलवे कंपनसेशन भी जारी कर देगा, जो लोग थे जिन 24 लोगों की हत्या हुई थी उस दौरान, तो उनके अगर बच्चे बचे हुए तो उन बच्चों को कंपनसेशन दिया जा सकता है। और अगर बात की जाए दूसरे स्टेटों या दूसरे जो देश है, फ्रांस में भी 2011 में एक कमेटी बैठी थी। तो उस कमेटी में भी इसी तरह से कुछ रिकमेंडेशन उस कमेटी ने दी थी और कहा था कि फ्रांस की जो रेलवे थी उसने 70,000 ज्यूइश लोगों को फ्रांस से ज़बरदस्ती उसने जर्मनी में भेजा था। तो उस समय जो फ्रांस की जो रेलवे उसने कंपनसेशन दे दिया था। इसके अलावा दूसरे जो देश हैं उन्होंने भी कुछ, एक बेल्जियम का केस तो हमने देख लिया, फ्रांस और नीदरलैंड में भी ज़बरदस्ती जो ज्यूइश लोगों को ट्रेनों से उनको जर्मनी में भेजाया गया था। तो नीदरलैंड में भी वहाँ की सरकार ने कंपनसेशन दे दिया है। तो माना जा रहा है कि बेल्जियम में रिपोर्ट आने के बाद जो सरकार कंपनसेशन देगी या फिर जो रेलवे वो कंपनसेशन देगा। तो ये जो यूरोप में इस तरह से कमेटी का गठन लगभग 15-20 सालों से चल रहा है, उसमें समझने की कोशिश की जा रही है कि नाजीज़ के दौर में जो जब जिन जगहों में नाजीज़ की सत्ता हो गई थी, जिन जगहों में नाजीज़ ने कब्जा कर लिया था, तो उन जगहों में किस प्रकार से नाजीज़ ने दुरुपयोग किया था स्टेट इंस्टीट्यूशन का। तो उन चीज़ों को रिपोर्ट के तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो और एक सबक मिल सके, समाज को सबक मिल सके कि इस तरह से जो दौर था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उस दौर को उसमें लाइट दिखाने के लिए, यानी लोग समझ सके उस घटनाओं को। तो इसका मकसद से भी रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट में काफ़ी नई चीज़ें पता चलती है। आजकल जैसे रिपोर्ट है, इसमें आने वाले समय में जो हिस्टोरियन इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेगा तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था एलेक्स बैटी नाम का, और ये 11 साल का था जब ये ब्रिटेन से ये अपनी मम्मी और दादा के साथ ये घूमने गया था, और ये स्पेन गया था घूमने के लिए। लगभग 2 हफ्ते के लिए ये घूमने जा रखे थे, लेकिन ये जो बच्चा है ये अपने दादा और मम्मी के साथ 7 साल तक ये घूमता रहा। आखिरकार ये क्या चीज़ है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये जो बच्चा है, जैसे मैंने आपको कहा है एलेक्स बेटी इसका नाम है, तो ये अपनी मम्मी और दादा के साथ घूमने निकला था, लेकिन ये इसके जो मम्मी और दादा ने इसको झूठ बोला था कि हम 2 हफ्ते में आ जाएंगे। दरअसल इसके दादा और इसकी मम्मी इसको जगह जगह घुमाते रहे, जैसे स्पेन में गए, फिर फ्रांस में गए, फिर ये मोरक्को में गए। तो ये जो इसकी मम्मी थी वो एक धर्म का पालन करती थी, और धर्म में क्या था कि वो जो लोग जिस उस धर्म को मानते वो घूमते रहते, बस वो एक जगह से दूसरा घूमते रहते, कहीं पर वो एक जगह में 2-3 महीने रुकते, फिर उस जगह को छोड़ के चले जाते। तो ये जो 7 साल तक ये बच्चा ये ऐसी ज़िंदगी जीता रहा, और ये अपनी मम्मी और दादा के साथ ये जगह जगह जाता रहा। और ये क्या करते हैं ये लोग, ये ना तो किसी भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते, बस ये अपने साथ एक सोलर पैनल ले जाते, और जहाँ पर रुकते वहाँ पर सोलर पैनल से थोड़ी बहुत बिजली बना लेते। और जैसे जो खाना पीना भी इनका नॉर्मल होता है, कोई ये फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते। जो वेजिटेबल होती है केवल उसी का सेवन करते हैं। ये जो इसकी मम्मी और दादा है, ये लोग इस बच्चे को झूठ बोल के ले गए थे, और ये जो बच्चा है उनके साथ निकल गया था। अभी जो बच्चा है इसको कल के दिन ब्रिटेन में आ चुका है ये, और 1 हफ्ते पहले इसको फ्रांस में एक ट्रक ड्राइवर ने देख लिया था। जब ये बच्चा कहीं निकला था, इसने अपनी मम्मी को छोड़ दिया था, कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो ये दूसरे जगह से निकल गया, यानी ये फ्रांस में के अंदर चले गया और इसकी मम्मी दूसरे जर्मनी की तरफ चली गई।
तो तभी इसको एक ट्रक ड्राइवर ने देख लिया, जब ये जा रहा था शहर की तरफ, तो ट्रक ड्राइवर ने इसको रात के समय देख लिया और इसको देखा और इसको पुलिस स्टेशन में ले गया। तो फ्रांस की पुलिस ने तब इसको पूछा होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इसने सब कुछ बता दिया कि मैं अपनी मम्मी और दादा के साथ निकला था। इसने ये भी बताया कि इसका जो दादा है वो 6 महीने पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इससे ये भी पूछा गया कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई, यानी जो आपकी मम्मी या दादा ने आपको मारपीट की या आपको डांटा। तो इसने कहा नहीं, मेरे का ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी और मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब मैं इस जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, इस तरह से जो जो पेस्टोरल लाइफ स्टाइल है, अब मैं उससे थक चुका हूँ। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अब शहरों की तरफ जाना चाहता हूँ और वहाँ अपना घर में रहना चाहता हूँ। तो इसको अब फ्रांस से इसको अब ब्रिटेन भेज दिया गया है। वहाँ इसकी दादी रहती है, तो दादी के घर में अभी चले गया है। तो इसको इसकी दादी को भी पता नहीं था, इसकी दादी को लगा था कि ये बच्चा खो गया, यानी अपने मम्मी और दादा के साथ ये बच्चा खो गया। और इसकी दादी को भी बताया नहीं गया था कि हम जा रहे हैं कहीं। तो ये बच्चे को कल ये ब्रिटेन में आ गया और इसकी दादी से ये मिल गया है। और दादी से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, आपका जो नाती है वो आ गया। तो दादी कहती है कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं तो समझ रही थी कि पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, तो अब मुझे पता लग गया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू इस समय काफ़ी फैल रहा है। बर्ड फ्लू की बात की जाए तो बर्ड फ्लू 2020 में यूरोप में फैला था, फिर उसके बाद ये अमेरिका गया था, फिर अमेरिका से साउथ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका से अब ये अंटार्कटिका में फैल गया। और अंटार्कटिका में काफ़ी खतरा है। अंटार्कटिका में जो ज़्यादातर जो स्पीसीज है, यानी जो वहाँ पर जानवर है, तो वो उनमें इस वायरस के प्रति कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो माना जा रहा है कि ये अंटार्कटिका में काफ़ी जो पशु पक्षी हैं उनकी मौत हो सकती है इस वायरस के द्वारा। अगर हम बर्ड फ्लू की बात की जाए तो बर्ड फ्लू कोई नया बीमारी नहीं है। ये लंबे समय से एशिया और यूरोप और अफ्रीका में फैलती रही है। और माना जाता है कि बर्ड फ्लू जो ठंडा का मौसम होता है, यानी जो जब ऑटम का मौसम शुरू होता है, जब ठंड होने लगती है, तो ये जो बर्ड होती है वो माइग्रेट करने लग जाती है, यानी जो यूरोप से अंटार्कटिका की तरफ जाने लग जाती है, तो अपने साथ ये वायरस को भी ले जाती है और फिर वायरस ये अंटार्कटिका में फैल जाता है। तो ये अंटार्कटिका में जिस तरह से ये पहली बार फैला है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर ये समाचार है। और अगर ये पिछले 1-2 साल में देखा जाए तो इसने अमेरिका में भी, जब अमेरिका में था तो उस समय भी काफ़ी खैर इसने बरसाया था, काफ़ी जो मुर्गियाँ थी उनका मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मैमल में भी फैलने लग गया है। कुछ जो लोमड़ी है उसमें ये वायरस फैल गया था और कुछ लोगों में भी वायरस फैला था। हालांकि जो ह्यूमन है, यानी जो इंसान है, उसमें ये वायरस बहुत कम फैलता है, काफ़ी रेयर केस होते हैं इंसानों में। लेकिन जो बर्ड होती है, जैसे कि चिड़िया हो गई या जो चिड़िया और ये मुर्गी मुर्गा, इसमें काफ़ी फैलता है। और ख़ासतौर में इस समय अंटार्कटिका में जो पेंगुइन है, तो उन पेंगुइनों को खतरा है। जो वहाँ पर कुछ रेयर फिशेस है, उन फिशेस को भी खतरा है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक से कवर आ रही है। आर्कटिक नॉर्थ पोल के इलाके को कहा जाता है। तो वहाँ पर पता चला कि जो साल है ये सबसे जो वार्म क्लाइमेट है, यानी इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी रही आर्कटिक में। और आर्कटिक में बताया जा रहा है कि आर्कटिक में गर्मी होने के कारण वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघल गई है काफ़ी। और जो कनाडा वाला क्षेत्र है जो आर्कटिक से लगता है, वहाँ पर वाइल्ड फायर भी लगी, यानी जंगलों में आग लग गई थी इस साल में, शुरुआती मार्च अप्रैल के महीने में। तो वहाँ पर काफ़ी इलाकों में आग लग गई थी जंगलों में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कनाडा में। और बताया जा रहा है कि ऐसे खबरें आती रहेगी अगर आर्कटिक में गर्मी बढ़ती रही। तो ये जो आग लगने का सिलसिला है, ये रसिया और कनाडा, अमेरिका जो आर्कटिक की बाउंड्री में आते हैं, तो वहाँ पर ऐसी आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती है। और माना जा रहा है कि जो क्लाइमेट वार्मिंग का अगर सबसे ज़्यादा असर किसी क्षेत्र में होगा तो वो आर्कटिक और अंटार्कटिका में होगा। ये जो दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फ़ की काफ़ी जमा रहता है इस इलाके में, तो यहाँ पर बर्फ़ का टूटना, फिर बर्फ़ का गलना, ये चीज़ें होगी, तो उससे क्लाइमेट चेंज भी होगा। और ये जो देश है जो आर्कटिक से लगते हैं उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। तो क्लाइमेट वार्मिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इन क्षेत्रों को बचाना है तो। आगे बढ़ते। यूएस के जो क्लाइमेट इन्वाई है समय जॉन कैरी, तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। और अभी कुछ दिन पहले COP28 समिट
फिनिश हो गया था। तो उसी के ऊपर बातचीत करते हुए जॉन कैरी से पूछा गया था कि आप क्या कहोगे, ये जो कॉप 28 समिट है ये अब पूरा हो चुका है, जिसमें स्टेटमेंट आया है, क्या आप उस स्टेटमेंट को ठीक कैसे बताते हो, आप उसको ठीक बताते हो कि उससे ज़्यादा कुछ हो सकता था? तो पहले स्टेटमेंट क्या था कि कॉप 28 समिट जब ये फिनिश हो गया था, तो इसमें हर कॉप 28 समिट के फिनिश होने के बाद एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसको सभी देश उसको उसको पारित करते हैं। तो 198 देशों ने इसको पारित किया था कॉप 28 समिट में। तो इस स्टेटमेंट में ये था कि पहली बार फॉसिल फ्यूल को ट्रांजिशन करने की बात हुई थी, यानी फॉसिल फ्यूल को ट्रांजिशन करने का मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल का उसका प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अलग मतलब भी आप निकाल सकते हो फॉसिल फ्यूल को कम करने का मतलब ये कि हमको अब फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन भी कम करना है और फॉसिल फ्यूल का अब प्रोडक्शन भी कम करना है। तो इससे क्या है कि फॉसिल फ्यूल के कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसकी वजह फॉसिल फ्यूल है। लगभग 70% ग्लोबल वार्मिंग इस समय फॉसिल फ्यूल के कारण हो रही है। तो अगर फॉसिल फ्यूल ख़त्म उसका मतलब उसका प्रोडक्शन अगर हम बंद कर देते हैं, तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। तो इसी के ऊपर कॉप 28 में एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये जो हमको अभी फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना पड़ेगा और ट्रांजिशन हमें रिन्यूएबल की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि हमको फॉसिल फ्यूल किस समय बंद करना पड़ेगा, इसकी कोई डेट नहीं दी गई है अभी तक। तो इसी के ऊपर जॉन कैरी से पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि इसमें अगर हम डेट दे देते या फिर फेज आउट करने की बात कर देते फॉसिल फ्यूल को, तो ये ज़्यादा होता, पर्यावरण के लिए अच्छा होता। तो जॉन कैरी ने कहा है कि हाँ, अच्छा तो होता, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि समय कुछ देश है जो जैसे सऊदी अरेबिया जो पेट्रोल स्टेट है, जो जिनकी पूरी इकोनॉमी समय पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत घातक साली होता अगर हम कोई डेट फिक्स कर देते फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने की। तो जॉन कैरी कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है जिसमें 198 के 198 देश फॉसिल फ्यूल को ट्रांजिशन करने के लिए तैयार हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो ये मानने को कोई तैयार ही नहीं होता था, फॉसिल फ्यूल के ऊपर कोई बहस करने को तैयार ही नहीं होता था। अब जब स्टेटमेंट में फॉसिल फ्यूल का जिक्र किया गया है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। और उन्होंने आगे कहा है कि ये पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसके बाद ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कॉप समिट होने वाला है जो अभी हुआ है यूएई में। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉप समिट काफ़ी अपने आप में इसमें काफ़ी अचीवमेंट हमको मिली है। उनसे आगे पूछा गया कि इसमें कोई डेट नहीं दी गई है, आप बताइए हमें कि अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करता है, जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो उसने कहा भी है, अभी सऊदी अरेबिया की सरकार और यूएई की सरकार तेल कुएं खोदने वाली है और ज़्यादा। तो ये जो देश है अगर ये फॉसिल फ्यूल को ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जॉन कैरी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में जो कॉप समिट होंगे आगे, उसमें हम इसको तय कर लेंगे कि हमको कैसे कैसे तरीके से ये जो फॉसिल फ्यूल है इसको ख़त्म करना है। उन्होंने ये कहा है कि जो गल्फ़ स्टेट है जो अभी तेल का प्रोडक्शन करते, तो जब इनको कंज्यूमर नहीं मिलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके ये उसका प्रोडक्शन को कम कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हमको अचीवमेंट मिलने लग गई है। जैसे आज से 5-6 साल पहले कोई सोच किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई फॉसिल फ्यूल के बारे में कुछ बात हो सकती है, लेकिन अब इस साल हमको फॉसिल फ्यूल में हमने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो ऐसे करके आने वाले समय में हम और भी सख्त कदम उठाएंगे ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको बढ़ने से रोका जाए।